नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSIR नेट लाइफ साइंस की क्लास में। ठीक है, आज हम इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिस टॉपिक से हर साल हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसमें करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग बताना कमेंट में कि आपका कितना स्कोर गया और आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन 5 सेकंड का आपको टाइम दूंगी। 5 सेकंड में आपको उसका आंसर देना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी प्लस उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे और दिन रात पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बार आपको CSIR नेट लाइफ साइंस को निकालना ही है, हिंदी मीडियम वालों को ये एग्जाम जरूर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, झिल्ली प्रोटीन के फ्लिप फ्लॉप गति की उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम का क्या नाम है? झिल्ली प्रोटीन के फ्लिप फ्लॉप गति को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम का क्या नाम है? फ्ली फेस नाम है या फ्लो फेस नाम है या स्क्रैम्बलेस नाम है या उपयुक्त सभी? बच्चों आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग 5 सेकंड में आंसर बताओ, इसका क्या आंसर सही होगा। इसका आप लोग बताओ क्या आंसर सही होगा, फ्ली फेस या फ्लो फेस या स्क्रैम्बलेस या उपयुक्त सभी? बताओ आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। फ्ली फेस भी होगा, फ्लो फेस भी होगा, स्क्रैम्बलेस भी होगा। क्यों होगा, चलिए व्याख्या समझ लेते हैं। ये सभी एंजाइम लिपिड प्रोटीन की झिल्ली के तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? ये सभी एंजाइम लिपिड प्रोटीन को झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्नेर प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? DNA प्रतिकृति करना या बेसिकल फ्यूजन करना या प्रोटीन की फोल्डिंग करना या ATP का संश्लेषण करना? तो हमारा आंसर क्या होगा? बेसिकल फ्यूजन करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्नेर प्रोटीन लक्ष्य झिल्ली के साथ बेसिकल से जुड़ने और फ्यूजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय छिद्र कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रोटीन के आयात के लिए किस सिग्नल की आवश्यकता होती है? आपको बताना है, नाभिकीय छिद्र कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रोटीन के आयात के लिए किस सिग्नल की आवश्यकता होती है? NLS या न्यूक्लियर वाला या NES न्यूक्लियर एक्सपर्ट सिग्नल या KDEL सिग्नल या मैनोट सी फॉस्फेट? आप लोग कमेंट में बताओ क्या होगा इसका आंसर। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ठीक है, क्या होगा? न्यूक्लियर NLS होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है बच्चों, क्यों सही होगा इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। NLS वह विशिष्ट एमिनो एसिड अनुक्रम है जो प्रोटीन के नाभिक के भीतर ले जाने के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, पहचानता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग स्वभक्षण के लिए जिम्मेदार है? स्वभक्षण के लिए जिम्मेदार है, इसका आंसर तो बच्चों आप लोग चुटकियों में बता दोगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आप लोग चुटकियों में बता सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया होगा या गोल्जी बॉडी होगा या लाइसोसोम होगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट में बताओ। और डेली ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, जब तक आपका एग्जाम आ रहा है, डेली ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों को मेरी क्लास शेयर करें। और अगर आपको लाइव क्लास की डिमांड हो तो बताओ, मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लाऊंगी पेपर 1 की, जनरल एप्टीट्यूड की। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, ये हमारे गोल्डन MCQ हैं, इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों ने सोचा? इसका आंसर होगा लाइसोसोम। क्यों होगा लाइसोसोम? चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिका को क्षतिग्रस्त घटकों को बचाते हैं। क्या करते हैं? पचाते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने वाले प्रोटीन की पहचान किसकी द्वारा की जाती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने वाले प्रोटीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है किसके द्वारा की जाती है।
TOM कॉम्प्लेक्स के द्वारा या TIM कॉम्प्लेक्स के द्वारा या SAM कॉम्प्लेक्स के द्वारा या OXA कॉम्प्लेक्स के द्वारा? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, टॉम कॉम्प्लेक्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये बाहरी झिल्ली में प्रवेश करने का पहला द्वार होता है। ठीक है, क्या होता है? बाहरी झिल्ली में प्रवेश करने का पहला द्वार होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एंडी लिकिड ग्लाइकोलिसिन कहाँ शुरू होता है? कहाँ शुरू होता है? साइटोसोल में या गोल्जी बॉडी में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या नाभिक में? तो आपका आंसर हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि ये ग्लाइकोसिन की प्रक्रिया आरईए में ल्यूमेन में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? आरईए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको आंसर नहीं दिखाऊंगे क्योंकि आप आंसर देख लेते हो तो फिर आपको बताना है माइक्रोफिलामेंट के पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा न्यूक्लियोटाइड आवश्यक है? अब आपको बताना है एटीपी या जेटीपी या जीटीपी या यूटीपी या सीटीपी। आप लोग ऑप्शन में बताओ तुरंत से बच्चों। आप लोग पहले जब आप मेरा वीडियो देखना तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद उस वीडियो को बंद करके उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करना। उसके बाद जब आपको आंसर नहीं आए तब आंसर देखना कि इसका सही आंसर क्या होगा। और जिन टॉपिक से मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ उन टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, और या तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी इन टॉपिक का। इसलिए मैं आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि अब हमारा एग्जाम नज़दीक आ गया है। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा ATP। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्टियन सब यूनिट्स एटीपी में जुड़े होते हैं जो पॉलीमराइजेशन के दौरान हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के किस चरण में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन कहाँ का है? समसूत्री विभाजन और आप लोग जानते हो अर्धसूत्री विभाजन, ये उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा? कोशिका चक्र के किस चरण में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं? मेटाफेज में या एनाफेज में या प्रोफेज में या टीलोफेज में? मेटाफेज में तो नहीं होंगे क्योंकि मध्य में आ जाते हैं। एनाफेज हो गया या प्रोफेज हो गया या टीलोफेज होगा? इसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट में बताओ। और आशा है कि जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी इसका आंसर तो वो लोग तुरंत से बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एनाफेज। एनाफेज के दौरान सेंट्रोमेरेस विभाजित होते हैं और क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें आपको आए या तो फिर चित्र डायग्राम आ जाता है जिसमें ऐसे क्रोमैटिड्स अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, एक ऊपर इधर चला जाता है, एक नीचे आ जाता है। वो किस में होता है? एनाफेज में होता है। मेटाफेज में क्या होता है? मध्य में आ जाते हैं। प्रोफेज में शुरू होता है। टीलोफेज में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और इसका आंसर आप लोग तो आ ही गया होगा आपको मेरे बताने से पहले। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? अब आपको बताना है कि राइबोसोम का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताओ। न्यूक्लियोजाम में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है या साइटोप्लाज्म में होता है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है? बच्चों इतने सिंपल क्वेश्चन तो आपको तुरंत जो हमारा यूनिट 2 है कोशिका संगठन, उसमें बस ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब इतने डिफिकल्ट भी नहीं आते और ना इतना ज़्यादा सरल आते हैं, मीडियम मध्यम क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग इनको इसका आंसर बताओ। राइबोसोम का निर्माण किस कोशिका के किस भाग में होता है? न्यूक्लियोसोम में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है या साइटोप्लाज्म में होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है? तो बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम आरएनए के संश्लेषण और राइबोसोम के संयोजन के मुख्य केंद्र है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, सैंडविच मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है? सैंडविच मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है? लिपिड की 2 परतें प्रोटीन के बीच में होती हैं या प्रोटीन की 2 परतें लिपिड के बीच में होती हैं या केवल लिपिड की एक परत, केवल प्रोटीन की एक परत? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों आप लोग बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन की 2 परतें लिपिड के बीच में होती है। क्यों होती है? क्योंकि डेविसन डेनियल मॉडल के अनुसार लिपिड बिलेयर 2 प्रोटीन परतों के बीच में, बाइलेयर 2 प्रोटीन परतों के बीच में सैंडविच होती है। ठीक है, कैसी होती है? सैंडविच की तरह होती है, बीच में सैंडविच की तरह होती है। अब आपको बताना है झिल्ली में प्रोटीन का फ्लिप फ्लॉप गति को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ये तो शायद मैंने आपको अभी बताया, उपयुक्त सभी, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों।